जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में। आपका स्वागत है। मैं हिस्ट्री के क्लास में आया हूं और हिस्ट्री क्लास में लेके आया हूं। तो हिस्ट्री में पढ़ना क्या है वो देखते हैं। हिस्टोरी इतिहास। ठीक, हर कोई का शासन व्यवस्था होता है, हर कोई का कोई ना कोई काल होता है। तो आज हमें हिस्ट्री में पढ़ना क्या है? मौर्य वंश या मौर्य कालीन कहिए, काल कहिए, या फिर वंश कहिए, या मौर्य साम्राज्य कहिए। पढ़ना एक ही है, शब्द में अलग डिफरेंट होगी, अंतर होगी, आप उसमें अचंभ में हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं आज मौर्य वंश में प्रशासनिक विभाग जो होता है, सबका विभाग अलग अलग होता है। जैसे कि वर्तमान में हम सुने होंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इस तरह से हम टॉपिक सुनते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हम अब चलते हैं अतीत में। तो अतीत में मौर्य साम्राज्य के समय किस प्रकार किस पद को किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में हम जानते हैं कि अतीत में हमें मतलब जो चीज आज है वो भी अतीत में भी था। अतीत से देख के हम वर्तमान में आए हैं। ठीक, इसलिए अतीत से वर्तमान हम बोलते हैं। हिस्ट्री का बुक है, ठीक है, सिलेबस है, उसको आप जाकर पढ़िए। मतलब सब एक ही है, लेकिन इसमें जो है ठोस भाषा में समझाया गया है। हर का विभाग अलग अलग होता है। ठीक, जिसमें हम देखते हैं सीता अध्यक्ष, जो कि हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड किए हैं कि अपना पर्सनल भूमि को कौन सा भूमि से जाना जाता है, या सरकारी भूमि को किस नाम से जाना जाता है। जिसमें हम समझाए हुए हैं कि अपना निजी जो अपना जमीन है उसको भाग कहते हैं, और जो सरकारी भूमि है जैसे गैर मजरूआ हम बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, उसमें वो सरकारी दफ्तर की जो जमीन होती है उसको सीता भूमि कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार आइए हम इसमें देखते हैं। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यानी आज भी हम ग्राम पंचायत जानते हैं। जैसे पहले जिसमें हम रहते हैं उसको ग्राम बोलते हैं, उससे बड़ा जो होता है उसको पंचायत बोलते हैं, उससे बड़ा जो होता है उसको हम प्रखंड बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसमें सबसे छोटी इकाई मतलब अशोक सम्राट के समय छोटी इकाई जो थी वो क्या थी? ग्राम थी, जिसको ग्रामीण मुखिया कहते हैं। जो कि ग्राम को संभालने वाले, एक पंचायत को संभालने वाले कौन होते हैं? मुखिया होते हैं। ठीक, उसी प्रकार देखिए प्रशासनिक अधिकारियों का अध्यक्ष कहा जाता था। इसकी संख्या 26 थी। मतलब प्रशासनिक विभाग में जो भी काम करते हैं उनकी संख्या कितनी थी? 26 थी। उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे सीता अध्यक्ष यहाँ देखिए, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे सीता अध्यक्ष। सीता मतलब हो गया सरकारी, ठीक, अध्यक्ष इसको क्या कहते हैं? सीता मतलब हो गया भूमि भी। ठीक, तो ये सीता अध्यक्ष मतलब हो गया आपका कृषि विभाग जो कि सीता अध्यक्ष कहते हैं। काराध्यक्ष मतलब खनन विभाग हो गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 2 हो गया, 16 भाग में बांटी गई है, जिसमें पहला सीता अध्यक्ष कृषि विभाग और कारा अध्यक्ष जो कि खनन विभाग। इधर एक डाल दीजिएगा मतलब अतीत, इधर डाल दीजिएगा वर्तमान। ठीक, वर्तमान में डालिएगा, इधर अतीत में। इसमें कौन सी विभाग का किस नाम से जानते हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं। लक्ष्मण अध्यक्ष मुद्रा विभाग, यानी पैसा का विभाग होता है मुद्रा, उसी विभाग में रहते हैं। रक्षिण विभाग जिसको हम क्या कहते हैं? प्रशासनिक विभाग यानी पुलिस। ठीक, पुलिस विभाग को हम क्या कहते हैं? रक्षा, जैसे आज भी देखते हैं रक्षा विभाग। ठीक, तो उसमें ये 3 नंबर में रक्षणिक विभाग जो कि पुलिस प्रशासनिक विभाग में आता है, पुलिस विभाग। ठीक, धर्म स्थली, दीवानी न्यायालय या धन, दीवान स्थली या दीवानी। आप भी देखे होंगे कि दीवानी किसका नाम आपने सुना होगा। उसी का टॉपिक भी है, अतीत में भी इसका जिक्र हुआ है, जो कि धर्म स्थली, दीवानी न्यायालय, धन। ठीक, कंटक सौधा, फौजदारी न्यायालय, अपराध। इससे गुण पुरुष जो कि 7 नंबर पे गुप्तचर कहते हैं। 8 नंबर पे है आपका संस्था, अस्थायी गुप्तचर। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अंटविक जंगल के अधिकारी, जिसको हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, या वन रक्षक अधिकारी कहते हैं। वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड कहिए, उसको हम क्या कहते थे?
आंतरिक यानी जंगल अधिकारी, सहारता समाहर्ता यानी टैक्स, जो कि जीएसटी के नाम आपने सुने होंगे। जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस टैक्स, ठीक। जीएसटी जो कि उस समय समाहर्ता विभाग में दिया जाता था, टैक्स कार उसको कहा जाता था, ठीक। और देखिए स्वाधीनता जो कि कोषाध्यक्ष होते थे। इसी प्रकार से लेके 26 विभाग में बांटी गई थी। मेगा अस्निस के अनुसार नगर प्रशासन में 30 सदस्यों की मंडल चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभक्त होता था और प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। एक सदस्य में 5 सदस्य होते थे एक विभाग में, और 6 भागों में बांटा गया था, जो कि 6 × 30 गुणा कर दीजिए, ठीक, वो आ जाएगा। ये हो गया प्रशासनिक विभाग। इसमें 26 था, जिसके किसके समय में, मौर्य वंश के समय में प्रशासनिक विभाग किस तरह से था उसको हमने बताया, उसके नाम से कैसे जाने जाते हैं, मेगा अस्निस के अनुसार, ठीक। अब देखिए मौर्य वंश में न्याय व्यवस्था, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मौर्य में न्याय व्यवस्था कैसे थी। मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च न्यायालय तथा अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश तथा ग्राम सभा और छोटा न्यायालय था, जहां वृद्धाजन अपने निर्णय लेते थे, जहां पे हमारे फैसला को सुनवाई किया जाता था, न्यायालय दी जाती थी, न्याय की बात होती थी, फैसला सुनाया जाता था। उसका छोटा सा एक सभा, छोटा न्यायालय, जहां वृद्धाजन अपने निर्णय लिया था। अंतिम न्यायालय सम्राट सर्वोच्च न्यायालय, उसका नाम क्या रखा था, सम्राट सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय में राजधानी स्थित होता था, सर्वोच्च न्यायालय जो कि राजधानी स्थित होता था। मुख्य न्यायाधीश के धार्मिक अधिकारी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, जो कि धर्म स्थलीय दीवानी, इसके द्वारा दीवानी तथा विवाह संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। जैसे कि आप कोर्ट कचहरी में देखे होंगे कि 3 प्रकार में न्यायालय को बांटा जाता था। जैसे कि आप देखे होंगे कि प्रॉपर्टी लॉ, क्रिमिनल लॉ होते हैं ना, इस प्रकार से, जो कि गुंडा विवाद का जो केस लड़ते हैं उसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं। जो जमीन जायदाद की केस लड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार की शब्द हमें सुनने को मिलती है, ठीक। कंटा संशोधन, फौजदारी, इसके द्वारा फौजदारी में निपटारी जैसे समस्याओं का निपटारा हुआ करता था। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश राजुक कहा जाता था। राजुक मतलब एक होता है रज्जू मतलब होता है अमीन, ठीक, और एक होता है रज्जुक कहा जाता था, जो कि न्यायाधीश को क्या कहता था, रज्जुक। गुप्तचर में उस समय जज को क्या कहा जाता था, जज को काजी कहा जाता था, ठीक। कि आज भी आप कहावत सुने होंगे कि हम वो राजी तो क्या करे काजी, तो काजी का मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, जो कि जज को कहते हैं काजी। गुप्तचर व्यवस्था, जो कि मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित महात्याचार कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी समर्थन कहा जाता था। संचार में इसे जो व्यक्ति जगह जगह जाकर गुप्तचर करता था, यानी प्रचार प्रसार करता था, संस्था के अनुसार जगह में संगठित होकर गुप्तचरी करना चाहिए। और गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाने में रखने के लिए, अपराध रोकथाम के लिए पुलिस तथा विभाग है। अब देखिए सब प्रकार में अधिक प्रकार के अनेक प्रकार की जानकारियां ली जाती थी, जो कि प्रशासनिक विभाग, जो कि किसी प्रकार की विवाद वगैरह ना हो उसको रोकने के लिए, सुरक्षा देने के लिए प्रशासनिक विभाग बनाया गया। इकोनॉमिक्स, जो कि टैक्स वगैरह जीएसटी के लिए बनाया गया, जो कि आपको किसी भी प्रकार का वस्तु खरीदने या बेचने में सहूलियत हो उसके लिए बनाया गया, ठीक। इसके अलावा संगठित होकर गुप्तचर करने के लिए, अलावा शांति व्यवस्था बनाने के लिए, अपराध को रोकथाम के लिए पुलिस व्यवस्था का गठन किया गया। मौर्य काल में वस्तुकाल वो अब पढ़ना है। मौर्य काल में वस्तुकाल, मौर्य काल से लकड़ी के भवन हुआ करते थे। मौर्य काल में किसमें, लकड़ी के घर वगैरह हुआ करते थे, जो कि वर्तमान में पटना में कुम्हार से मिला है। और मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक के मध्य प्रदेश में सांची तथा स्तूप बनवाया है, जो कि सबसे बड़ा स्तूप है, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक ने यूपी यानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों का एक गिरह रखा गया था, जिसमें अंतिम अहिंसा व सूचक की सही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह भी माना जाता है। अशोक स्तंभ, जिसमें 4 सेने, देखिए उसका शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होगा कि अशोक स्तंभ किसे कहा जाता है, जो 4 मुख वाले सिर होते हैं।
उसको हम दिखाएंगे आपको। ठीक इसी प्रकार में हमें मौर्यकालीन में वस्तुकाल किस प्रकार थी इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक अब देखिए उत्तर 4 चिन्ह, यही भारत की राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि अशोक चक्र जो कि 4 मुंह वाले से होते हैं। ठीक अब देखिए इसके बाद हम मौर्य काल में पत्थर बनाने से महत्वपूर्ण कलाकृति या पटना के दीदारगंज में मिला था यक्ष या छड़ी की मूर्ति भी मिली थी। अब देखिए अशोक अभिलेख में विभिन्न क्षेत्रों से मिली किंतु पाटलिपुत्र में एक ही अभिलेख नहीं मिला। पाटलिपुत्र में एक भी अभिलेख नहीं मिला। स्तूप की संरचना, स्तूप की वर्धनताकार संरचना के जिसके दंड कहा जाता था, उसके जिसे अहिंसा कहते थे, हिंसक हर्मिका जिसे हर्मिका कहते हैं। हर्मिका एक मस्तूल निकलता था जिसे इष्टि कहते हैं। इष्टि में तीन छतरी लगाई होती थी। उपरोक्त संरचना के 4 तरफ से घुमाने के लिए एक पर्दे छड़ित होते थे। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर और वैदिक होते थे जहां पर तोरण द्वार प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। प्रवेश द्वार जहां से हम एंट्री करते हैं उसी को प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, वैदिक होती थी। स्तूप के विभिन्न अंग, स्तूप का तोरण द्वार, वैदिक द्वार, अखंड और हार्मिक छत्र, ये 5 हुए। इसमें देखिए सबसे पहले तोरण द्वार देखते हैं। सपूतों के 4 प्रवेश द्वार बने होते हैं जहां पे चारों दिशाओं से बुद्ध के संदेश को फैलाने के प्रतीक देता है। बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 संदेश 4 द्वार से भी फैलाने का प्रतीक दिया जाता था जिसको तोरण द्वार कहते हैं, यानी 4 द्वार कहते थे। वैदिका, स्तूपों के 4 तरफ से घेरा बनाया जाता था जिसके वैदिक रेगल कहा जाता था। पत्थरों के विभाग स्तरों पर पट्टिका बनाया जाता था। यह पवित्र भूमि के प्रतीक है। यहाँ जो कि वेदिका है ये पवित्र यानी साफ सुथरा जमीन या पवित्र भूमि का प्रतीक है। यह पवित्र स्थल सामान्य दुनिया से एक अलग करती है। जो पवित्र स्थल हो सामान्य दुनिया से एक अलग करती है। अखंड, शांति का प्रतीक, अखंड मतलब शांति का प्रतीक दिया गया था। हार्मिक, देवताओं के घर अथवा पवित्रता के प्रतीक हैं। कौन? हार्मिक। मौर्य काल में वस्तुकाल। 5वां हो गया छत्र, बुद्धि, विचारों और भिक्षुकों के प्रतीक जैसे श्रद्धा, सम्मान और उदारता। ये हो गया मौर्य कालीन में वस्तुकाल। और न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक विभाग के नाम और उनके कार्यकाल। ठीक इस प्रकार से 3 जानकारियां हमने इस वीडियो में लिया जो कि अशोक के समय में किस प्रकार प्रशासनिक विभाग रहा, न्याय व्यवस्था किस प्रकार रहा, वस्तुकाल किस तरह से थी। ये तीन टॉपिक पर हमने जिक्र किया। आज के लिए फिर इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। सामाजिक जीवन किस प्रकार से रहन सहन वहां पे थी, प्रशासनिक ढांचा क्या था, अशोक के उत्तराधिकारी मौर्य वंश के पतन के कारण, ये सब पढ़ने के बाद हम एक वीडियो और जाएगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पर। जय हिंद।